नमस्कार, आप देख रहे हैं एनी समाचार की खास पेशकश चुनावी हलचल। मैं हूं मंजर आलम। चुनावी हलचल का जायजा लेते हुए हम असम के कोकराझार लोकसभा क्षेत्र में पहुंचे हैं और यहां की हलचल का जायजा ले रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है प्रमिला रानी जी, जिनके बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है। 6 बार विधायक रह चुकी हैं, मंत्री रह चुकी हैं और अब सांसद बनकर पार्लियामेंट में जाने की कोशिश कर रही हैं। इसी के लिए कोकराझार विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी की उम्मीदवार हैं। तो इनसे बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। मैम, इस बार कोकराझार में बहुत दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है। 3-4 स्ट्रांग कैंडिडेट मैदान में हैं जी। तो ये चारों के बीच आप कितना टफ फाइट मानती हैं इस चुनाव में? हमारा ये फाइट तो इतना टफ ही नहीं है। हमारा बहुत वर्कर लोग है। इन वर्कर लोगों के ऊपर भरोसा करके मैं चल रही हूँ। मैंने देखा, हर जगह में जाके देखा, बहुत अच्छा है। हमारा समर्थन लोगों का हम मिल रहे हैं, इसलिए मुझे आशा है, उम्मीद है हम जीतेंगे। उरखाव गारो ब्रह्मा को जो है वो यूडीएफ का भी सपोर्ट मिल गया है और अगर देखा जाए इस कॉन्स्टिट्यूंसी में बोडो समुदाय के बाद दूसरा जो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ वोटर्स हैं वो इनका मुस्लिम्स वोटर्स हैं। करीब मेरे ख्याल से करीब 4 लाख के आसपास हैं। तो ये कितना बड़ा चुनौती होगा आपके लिए? अरे हर मुस्लिम लोग वोटर यूडीएफ को सपोर्ट नहीं करते हैं, बदरुद्दीन को सपोर्ट नहीं करते। देखा बदरुद्दीन जी को सपोर्ट करके हमारा मुस्लिम लोगों ने देखा हमारा कुछ भी नहीं हुआ। उनको सपोर्ट करने के बाद कुछ भी नहीं हुआ, उनका विकास नहीं हुआ, ये कहना चाह रहे हैं आप? हाँ हाँ, कुछ भी नहीं हुआ। ये फैसला उन लोगों का है। इसलिए उरखाव जी के साथ इन्होंने अलायंस किया। फिर भी हमारे इलाका में मुस्लिम लोगों का वोट जो है ये हमको मिलने वाला है। आपको लगता है कि मुस्लिम वोट भी आपको मिलेगा? जी जी जी, हम मिलेंगे, हमको मिलेगा। सबका अपना अपना एक वोट बैंक है, इसको कैसे तोड़ पाएंगे? नहीं, बोडो समुदाय का उम्मीदवार सिर्फ 2 है। एक तो मैं हूँ और दूसरा उरखाव ब्रह्मो है। अच्छा। हम दोनों में हम दोनों में ये भाग बटारा हो जाएगा। डिवीजन होगा वोट का? आप डिवीजन होगा, ये तो डिवीजन होगा, क्योंकि हमारा 17 का जो एसोसिएशन है, ये एसोसिएशन का समर्थन मिल रहे हैं उरखाव। तो ये लोग हमारा बच्चों का संगठन है, इसलिए कोई माँ बाप थोड़ा दुबला हो जाते हैं। अच्छा। वीक हो जाते हैं, बच्चों को देख के थोड़ा वीक हो जाते हैं। इसलिए प्यार के क्या बोलेंगे हमें, प्यार है उन लोगों के ऊपर। हमारा भी प्यार था, लेकिन इन लोगों ने लोगों को मिसलीड किया है। इसलिए हमारा जो मेजोरिटी वोट हम मिलेंगे बोरों का। तो आपको क्या लगता है कि आपका चारों के बीच मुकाबला है या आपका मुकाबला सीधा सीधा यूजी ब्रह्मा से? सीधा सीधा यूजी ब्रह्मो से तो होंगे ही, क्योंकि हमारा जो वोट है, हमारा समाज का जो वोट, ये भाग हो जाएगा। इसलिए मैं उनको ही मानती हूँ। उनको ही मानते हैं। आपके चुनावी मुद्दे क्या होंगे? किस मुद्दे को लेकर आप जा रहे हैं? नहीं, मुद्दे में तो ये डेवलपमेंट का, 2 तो समन्वय का, यूनिटी इंटीग्रिटी का हो जाएगा। तो तीसरा है वो 6 जो जाति, राजवंशी, आदिवासी करके, मोरान, मोटक, आहोम, इन लोगों ने ट्राइबल रिकॉग्निशन मिलने के लिए फाइट कर रहे हैं। तो मैंने आश्वासन दिया कि जीतने के बाद ये 100 जातियों का जो दाबी, ये दाबी को लेके मैं संसद में दाबी करूंगी, फाइट करूंगी। एक सबसे बड़ा मुद्दा रहा है यहाँ पर, जिसके लिए बहुत रिवोल्यूशनरी भी हुआ, मूवमेंट भी हुआ, फिर पीटीसी का गठन जन्म हुआ, ये सेपरेट बोडोलैंड स्टेट, जो मुद्दा अभी भी है, बना हुआ है, लोगों के मन में भी है, दिलों में भी है। उसको लेकर के स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन भी आंदोलन करते ही रहते हैं, बीच बीच में मिलते रहते हैं, केंद्र सरकार से मेमोरेंडम देते रहते हैं। तो ये मुद्दा भी, क्या एजेंडा भी आपके इश्यूज में है? मैंने भी तो आंदोलन किया था जी, शुरू से 6 साल आंदोलन करते करते मैंने लीडर भी बन गया।
और चुनाव भी लड़ाई किया। चुनाव लड़ाई करने के बाद मैंने एमएलए बना। जी। इसके बाद हमारा दिल में तो बोडोलैंड का नारा ही है, लेकिन ये ऐसा परिस्थिति नहीं है। ये परिस्थिति में हम बोडोलैंड बोल के आंदोलन करने से हमको बोडोलैंड मिलेगा, ऐसा नहीं है। तो इसलिए मैंने 2 नंबर एजेंडा में समन्वय को रखा, संप्रीति, यूनिटी, इसको रख लिया। हमारे बीच में हमारा बोरो लोगों के साथ जो अन्य जो जाति है, इन लोगों के साथ समझौता होना चाहिए। हम सब इकट्ठा होके यहाँ में हमारा विराज करना है, ऐसा माइंडसेट इन लोगों का दिल में होना चाहिए। तब हम आंदोलन करेंगे, तब हमको ये बोडोलैंड मिलेगा। प्रमुख एजेंडा क्या होगा आपका, टॉप एजेंडा? टॉप एजेंडा तो डेवलपमेंट होगा। दूसरा तो वही है, जनजाति जनगोष्ठी इन लोगों का जो डिमांड, ट्राइबल स्टेटस का डिमांड, ट्राइबल स्टेटस डिमांड, स्टेटस मिलने के बाद स्टेटस मिलने के लिए जो फाइट किया है, वो फाइट को लेके मैं काम करूंगी। तो हम लोगों ने कई गांव में गए, बीटीएडी के गांव में, तो वहां पर एक जनरल लोगों का ये शिकायत था कि बीटीसी बनने के बाद, बीटीएडी बनने के बाद भी जिस तरह से विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हुआ है। और आपके बारे में भी लोग बोल रहे थे कि इतने सालों से एमएलए हैं, मंत्री भी रही हैं, लेकिन वो विकास नहीं हो पाया, जो आपसे जो उम्मीद की थी वो उम्मीद पे पूरी नहीं उतर रही है। क्या आप उधर जो इस इलाका में जाने से तो आपको ऐसा ही इंफॉर्मेशन मिलेगा ना। पिछले और छुट्टी के बाद जो पिछले 3 टर्म्स इसी में से हमने काम किया, तो हमको बहुत समय का जरूरी है। आपको मानना चाहिए कि 1950 के बाद कांग्रेस को, सरकारी दलों को कितना साल लगा उन लोगों को हमारा असम में उन्नति लाने के लिए, हर स्टेट में उन्नति लाने के लिए कितना साल लगा आपको? बहुत साल लगा। अभी तो 2019 चल रहा है, तो कितना साल लगा? 60 साल से ऊपर लगा है। तो हमको कितना साल मिला? 15 साल। 6 टर्म्स आप एमएलए रही हैं? नहीं, 6 टर्म तो मैं विरोधी पक्ष का था। अच्छा, विरोधा। 3 टर्म्स मैंने रूलिंग दल का हो गया। हाँ। तो कितना मिला? 15 साल। 15 साल में इतना बिगड़ा हुआ वो हमारा इलाका, इसको डेवलप करने के लिए कितना साल चाहिए? और सालों भर और लगेगा हमको। इसीलिए हम जितना सके, जितना हमारे हाथ में वो बजट आया उसी से हमने डेवलप किया। इसलिए तो आपको ये गाड़ी लेके जाने का मौका मिला है आपको। पहले तो ऐसा भी मौका नहीं था। हमारा रास्ता नहीं था। हाँ, ये रास्ता को हमने बनाया। तो किसलिए बोलेगा कि हमारा जनता किसलिए बोलेगा अभी तो कितना? एक दो बड़ा काम बताएंगे मैम जो आपने किया हो, जो जनता भी समझेगी। आप ब्रिज देखिए ना, जितना ब्रिज आपने क्रॉस किया, ये सारा ब्रिज जी हमने कर डाला। अच्छा। जितना ब्रिज है हमारा इलाका में, जितना ब्रिज किसने बनाया? ये तो मैंने ही बनाया ना। तो पहले तो ये नदी के ऊपर ब्रिज नहीं था, वुडन ब्रिज था। इसको तोड़ के हमने आरसीसी ब्रिज बनाया जी। तो कितना, देखिए ना, अब कंपैरिजन करके देखिए ना। ये आप एमएलए के बाद में संसद बनने का विचार कैसे आया मन में? ये तो विचार तो ऐसा हुआ, मैं तो मंत्री हूँ जी, और 2 साल मंत्री बनने से हमारा जो दिमाग में जो है जी विजन है, ये विजन को पूरा करना था जी। लेकिन हमारा दल का नेतृत्व ने हमको चुनाव किया, इनको ही देना चाहिए जी। तो दे दिया, तो मुझे भी तैयार करना होना पड़ा इसके लिए जी जी। तो मैं जाऊंगी उधर, जाके देखूंगी क्या है उधर, सागर में मछली धुलना पड़ेगा उधर। अभी आप क्या वादे कर रहे हैं वोटर्स के? मैं वोटर्स लोगों को मैं सम्मान करके मैं बोलूँगी, आप लोग सोचिए, जिनको आप लोगों का ये कीमती वोट देने से आप लोगों को फायदा होगा, इनको ये चुनाव करके
आप लोग वोट दीजिए, इनको ही मैं प्रार्थना करूंगी। आपकी पार्टी के मैनिफेस्टो में जो सीएबी सिटीजन्स अमेंडमेंट बिल को जगह मिल गया, उसको लेके भी लोगों के अंदर में एक बार फिर नाराजगी आ गई है, उसको भी आपको फाइट करना पड़ रहा, समझाना पड़ रहा है लोगों को? नहीं, हमारा इलाका में कैब का कोई ऐसा समस्या नहीं है। हमको मानना है कि जो लोग इधर पहले से इधर बसत किया है, इन लोग सुरक्षित होना चाहिए। बहुत साल से ये लोग इधर बैठा है, तो इन लोगों का जो सिटीजनशिप ये सुरक्षित होना चाहिए, इन लोगों को भी अधिकार मिलना चाहिए, ये हम मानते हैं। इसलिए हमारे इलाका में, हमारे विदेशी इलाका में कुछ भी ये समस्या नहीं है। एनआरसी का कोई समस्या है इलाके में? एनआरसी का तो होगा ही थोड़ा थोड़ा। ये गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया, गवर्नमेंट का इनिशिएटिव से जो लोग यहाँ का बासिंदा नहीं, ये गवर्नमेंट ही करेगा, तय करेगा इसका। और कुछ खास बोलना चाहती हैं मैम आप अपने मतदाताओं से? खास तरफ से मैं बोलूँगी, मैं अगले दिन में जनता के साथ मैं रह के काम करूँगी, मैं इन लोगों को सेवा करूँगी। ये सेवा करने के लिए जनता मुझे ये मौका देंगे, यही मेरा उम्मीद है। तो ये थी प्रमिला रानी जी जो बता रही थी कि उनका मुकाबला सीधे सीधे यूपी ब्रह्मा से है, उसके अलावा और किसी के साथ में नहीं है। और उन्होंने इस आरोप को भी गलत बताया है कि उन्होंने विकास का काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने इतना विकास किया कि आज गांव में जहां सड़कें नहीं थी वहां सड़कें हैं और गाड़ी लेकर लोग घूम रहे हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई चुनावी हलचल के साथ। जब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।